इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मगर उनके उन दिनों का कौन जिम्मेदार ठहराया जाता जो वो कैद में गुजारते। शहरियों के साथ पुलिस वालों के आम सलूक के बाद दूसरा मरहला सुस्त कानूनी कार्रवाई का था। अदालती अमले की कमी और काम के बेतहाशा दबाव की वजह से समाअत का मरहला ही बहुत देर से शुरू होता था और फिर यूं भी होता था कि दोनों फरीकों के वकील मिलजुल कर अपनी किसी सहूलत के लिए खुद ही तारीख बढ़वा लेते। यूं अजियत के दिन कुछ और तूल पकड़ जाते थे। सुल्तान शाह ने अपना पिस्तौल गजाला को थमाकर दोनों जख्मी कैदियों की निगरानी पर मामूर कर दिया और खुद तीसरे का जायजा लेने लगा। यह मर चुका है। इसे हिलाने जुलाने और अच्छी तरह देखने के बाद सुल्तान शाह ने ऐलान किया, एक गोली गर्दन में और दूसरी शायद सीने में लगी है। इसे यहीं पड़ा रहने दो, बकिया दोनों को अंदर ले चलो ताकि इनसे कुछ मुज़ाकरात हो सकें। मैंने कहा। इस वक्त मेरे कानों में दूर से उभरने वाले पुलिस सायरन की आवाज आई जो धीरे धीरे वाज़ेह होती जा रही थी। वो तीनों क्लाशनकोफों से मुसल्लह थे। मैंने उनके हथियार समेटे और दोनों जख्मी सुल्तान शाह के हवाले करके चल दिए। गजाला सबसे आगे थी, इनकी रहनुमाई कर रही थी। रात के पुरसकूत माहौल में पुलिस के सायरन की आवाज नुमाया हो चली थी। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि बज़ाहिर सब लोग अपने अपने घरों में खामोश और महसूर बैठे हुए थे, मगर इन्हीं में से किसी ने खौफ और इस्तराब के आलम में गुमनाम फोन कॉल कर दी थी और उसी ने पुलिस को इलाके में फायरिंग की इतला दे दी थी। पुलिस शायद इसी तरफ आ रही है। सुल्तान शाह ने अपनी रफ्तार धीमी करके मेरे कान में सरगोशी की, आने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। महज ठंडा हो जाने के बाद किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकेगा कि फायरिंग हमारे घर से हुई होगी। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। दोनों हमलावर खासी बुरी तरह जख्मी हुए थे। उनके चेहरे लहूलुहान थे, मगर गनीमत था कि उनके जिस्म के किसी हिस्से से खून नहीं बह रहा था। मेरे इमाम पर इन्हें ड्राइंग रूम से बाहर ही लॉबी के फर्श पर बिठा दिया गया। अब बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है और तुम्हें किसकी तलाश थी। मैंने उनके सामने कुर्सी संभाल कर बैठते हुए दुरुस्त लहजे में बैक वक्त का इस सवाल कर डाले। हमें किसी ने यहाँ नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। थोड़ी सी रद्दुकत के बाद एक ने जुबान खोली, यहाँ तुम्हारा बाप रहता है जो खिड़की तोड़कर अंदर घुस रहे थे। सुल्तान शाह को गुस्सा आ गया। वो सहम क्या, हम गाड़ी के पीछे कराची आए थे, गाड़ी घर में खड़ी कर दी गई तो हम जायजा लेकर चले गए। मेरे ज़हन में फौरन ही रोशनी का एक कूंदा सलपका। अपनी कार्रवाइयों के सिलसिले में हम इब्तदा से आखिर तक बहुत मोहतात रहे थे, मगर हमने इस गाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया था जो हैदराबाद में सुल्तान शाह से छीनी गई थी। सुल्तान शाह के अगवा के बाद वो कार लवारिस छोड़ दी गई थी, जहां से पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और फिर अव्वल खान ने अपने असर रसूख से वो गाड़ी वापस कराची मंगवा ली थी। हमारी वो गाड़ी इस वक्त भी पोर्च में मौजूद थी। तुम किस गाड़ी की बात कर रहे हो? सुल्तान शाह कुछ न समझने के बायस उस पर गुर्रा रहा था। वही गाड़ी जो बाहर खड़ी है। तुम्हें बेहोश करने के बाद हमने गाड़ी लावारिस छोड़ दी थी। खूब। सुल्तान शाह की टांग चल गई। तो मुझे अगवा करने वाले तुम थे और मेरे आज़ाद हो जाने के बाद भी मेरी गाड़ी की निगरानी कर रहे थे। मैं अपनी नहीं, हम सब की बात कर रहा था। वो कराते हुए बोला, हम बहुत से आदमी हैं जो मुराद ज़रीफ के लिए काम करते हैं। तुम यकीन करो कि तुम्हें उठाने वालों में हम तीनों में से कोई भी नहीं था। गाड़ी की निगरानी के लिए मुराद ज़रीफ ने तुम्हें कब हुक्म दिया था? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछा। मेरे सवाल ने उसे परेशान कर दिया। वो चंद सानियों तक खामोश रहकर थूक निकलने की कोशिश करता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो मुराद ज़रीफ नहीं, कोई और था। मुराद का कहीं कोई पता नहीं है। मुराद का पता नहीं है? तुम्हें हिदायत देने वाला कोई और है और तुम सब मुराद के लिए काम करते हो। सुल्तान शाह ने उसकी खोपड़ी पर मुक्का रसीद करके तेज लहजे में पूछा, जाल पेच के बजाय हर बात का सीधा सीधा जवाब दो। मुझे ये बकवास नहीं चलेगी। गोपाल चंद की औताक से कोई मुराद साईं को उठा ले गया। पिटने वाले से पहले उसके कम उम्र साथी ने बोलना शुरू कर दिया, सबको इसकी तलाश है। हमें कृष्ण कुमार ने इस काम पर लगाया था। उसका जवाब के आखिरी हिस्से पर मैं चौंक पड़ा। क्या तुम कृष्ण कुमार को अच्छी तरह पहचानते हो? उसने पूरे एतमाद से इस बात में जवाब दिया तो मुझे पूछना पड़ गया। उसने बजाते खुद तुमको काम बताया था? हाँ साईं। उसने अपना मजरू हाथ सीने पर रखकर पूरे यकीन से कहा, मुराद साई के लिए हम सबसे ज्यादा वही गमगीन है। हमें तो तुम्हारे घर में नकब लगाकर जायजा लेना था और लौट जाना था। आगे का काम उसने ही नहीं बताया था। वो हैदराबाद में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने मुतजस्सिस लहजा में पूछा, कुछ पता नहीं वो कहाँ आ जाए। उसने हमें हैदराबाद में सहरा के दफ्तर में काम बताया था। अब वो जहाँ चाहेगा हमारे पास आ जाएगा।
इसलिए हम सब उसे छल्लावा कहते हैं। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह से बोल रहा हो। एक तरफ जलाल के फराम की हुई यह इतला थी कि कृष्ण कुमार हालात मखदूज होते ही खोखरा पार से ऊंट के जरिए फरार हो चुका था, जबकि नया कैदी कृष्ण कुमार की हैदराबाद में मौजूदगी की कहानी सुना रहा था। यह मुमकिन नहीं था कि एक ही आदमी बैक वक्त दो दूर उफ्तादा मकामात पर मौजूद हो। तुमने कभी कृष्ण कुमार को देखा भी है या महज सुनी सुनाई उड़ा रहे हो? सच गुलवाने के लिए मैंने उसका मजाक उड़ाया। हमारे सामने जरा भी झूठ बोला तो वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां तुम्हारा तीसरा साथी पहले ही पहुंचा हुआ है। साईं कसम ले लो जो जरा भी झूठ बोला हो। वो लंबे कद वाला खूबसूरत और गोरा चिट्टा आदमी है। इससे आंख मिलाना बहुत मुश्किल काम है। पलक झपकाए बगैर जब अपनी चमकीली आंखें किसी के चेहरे पर गाड़ता है तो उसका दम फूलने लगता है। उसने कृष्ण कुमार की सही तस्वीर कशी की थी। मैं तजब्जुब में पड़ गया। इस दौरान में पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी तेज सायरन बजाती हुई हमारे घर के करीब से गुजरी। कानों के पर्दे तक हिल कर रह गए थे। गाड़ी आगे चली गई मगर मेरे कानों में वो गूंज बसी रही। कुछ दूर जाने के बाद सायरन बंद कर दिया गया। तुम गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ आए। तुम्हें नकब लगाकर अंदर का जायजा लेना था और फिर वापस लौट जाना था। ये जो एक लाश बाहर पड़ी हुई है इसका क्या करते? चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने पूछा। इतने सवेरे शहरों के लोग गहरी नींद सोते हैं। हमें अंदेशा भी नहीं था कि कोई उठ गया तो ऐसा हो जाएगा। वो वाकई मर चुका है। मैंने उसके बुशरे और लबो लहजे से अंदाजा लगाया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो मर चुका है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों का क्या किया जाए, मैंने गुस्से से कहा। इस वक्त तक वीरा भी बेदार होकर हम लोगों में आ मिली थी और सरगोशियों में दूसरों से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद हैरान थी कि इतनी घन गरज के बावजूद उसकी नींद कैसे बरकरार रही। बाहर पुलिस मोबाइल आ चुकी है, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। वीरा ने पहली बार जुबान खोली। खुदा के लिए ऐसा न करना। दोनों कैदियों ने यक जुबान होकर वीरा की बात काट दी। तुम हमारे साथ जो सलूक चाहे कर लो मगर हमें पुलिस के हवाले न करना। अबे तूने हमें समझा क्या है? सुल्तान शाह ने अधेड़ उम्र शख्स की गर्दन पर हाथ रसीद करके कहा। हम तेरे साथ क्या करेंगे? पुलिस लाकअप में ले जाएगी तो तेरी हर आरजू खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं, ये न करना। दोनों हाथ जोड़कर वरूद देने वाली आवाज में बोला। फिर अचानक ही सुल्तान शाह के कदमों में सजदे में गिर गया। तुमने हमारे एक आदमी को मार डाला, हमें लोहू लुहान कर दिया, मगर ये सब हमारी गलती की सजाएं हैं। हमने तुमसे जरा शिकायत नहीं की मगर पुलिस का नाम न लो। वह हमारे पेट चाक करके सब कुछ उगलवा लेंगे। वही सब हम भी उगलवाना चाह रहे हैं। बोलते चले जाओ वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो धमकी कारगर रही और उसने फौरन ही बोलना शुरू कर दिया। इसके इंकशाफात हम में से किसी के लिए भी दिलचस्प नहीं थे। वो अंदरूनी सिंध आबाद भेल कबीले से ताल्लुक रखते थे। कबीले वालों के कच्चे झोंपड़ों और घरों में मुसलसल छोटी मोटी चोरियां करने और बार बार तादीब के बावजूद बाज न आने पर इन्हें कबीला बदर कर दिया गया था। इब्तिदा में वो चार गहरे दोस्त थे जो हाथ लग जाने वाले हर नशे से शुगल करने के आदी थे। जब तक वो भेलों में रहे उनकी रसाई भंग, चरस, गांजे और ज्यादा से ज्यादा ताड़ी तक रही। कबीला छोड़ने के बाद शराब और फिर हैरवन ने उन्हें अपने शहर में ले लिया। किसी को कहीं एक आध रोज की मजदूरी मिल गई तो मिल गई, वरना फिर वही बेकारी। इस बेकारी में पेट भी ज्यादा ग़िज़ा मांगता था और नशे की तलब तो अपनी जगह रहती ही थी। इन्होंने मीरपुर खास में चोरी की पहली वारदात का मंसूबा बनाया। इन्होंने अपनी दानिश में बहुत अच्छी और मशहूर असामी ताड़ी थी। वो फजर से जरा पहले ऊंची दीवारें पलांग कर खामोशी से घर में उतरे। काम की जगहों का जायजा लेकर भारी मालियत के जेवरात के साथ नकदी भी समेटी और उसे एक रुमाल में बांधकर रवानगी के लिए तैयार हो गए। वो इनके लिए नाहुसत की घड़ी थी। ऐन उसी वक्त साहिब खाना को पेशाब की हाजत हुई और उसने गहरी नींद को खैरबाद कहकर अचानक ही बिस्तर छोड़ दिया। वो कृष्ण कुमार था। इन चारों को अपने बंद मकान में पाकर वो बहुत चिराग पा हुआ। उस वक्त तक वो चारों कृष्ण कुमार से बहुत ज्यादा मरूब नहीं हुए थे। चाहते तो चारों मिलकर आसानी से उसे जेर कर सकते थे, लेकिन वो नीची जात के गबरू जवान थे। उनके बाजुओं में कुव्वत की बिजलियां भरी हुई थी मगर इनके दिल हौसले से बिल्कुल खाली थे। वैसे भी चोर थे, डकैत नहीं थे। कृष्ण कुमार ने इनकी जामा तलाशी ली और उन्हें एक कमरे में बंद करके पेशाब करने चल दिया। वापसी पर वो इन चारों की सरपरस्ती का फैसला कर चुका था। उसने अपना माल वापस लेके इन्हें चोरियां जारी रखने की खुली छूट दे दी थी, मगर सख्ती से यह हदायत कर दी थी कि माल हाथ आए या ना आए, कभी किसी का खून नहीं बहाना। उस वक्त कृष्ण कुमार ने ज्यादा पर पुर्जे नहीं निकाले थे। वो चारों उसकी हदायत पल्ले से बांधकर मुंह अंधेरे वहां से निकल आए। रास्ते में उन्होंने गली में सोए हुए एक लाला जी के बदन और धोती के दरमियान लाताल्लुकी देखी तो खामोशी से धोती उठाकर आगे खिसक गए। इन्हें मालूम था कि और कुछ हो या ना हो
बनिया अपनी धोती में हर वक्त एक माकूल रकम जरूर रखते हैं। यही हुआ। धोती की तहों में 200-400 रुपए मौजूद थे। धोती नाले में फेंक कर उन्होंने आधी रकम आपस में बांटी और बकिया आधी रकम दिन चढ़े कृष्ण कुमार को पहुंचा दी। ये उनका असूल था कि अपनी हर चोरी का आधा माल पूरी ईमानदारी से कृष्ण कुमार को देते थे। वो बड़ा आदमी हो गया तो वही हिस्सा मोलादाद और फिर मुराद जरीफ को दिया जाने लगा। वो चारों अपने फन में इतने ताक थे कि थोड़े ही दिनों में मीरपुर खास के हर मालदार घराने में कई चोरियां हो गई, मगर चोर हाथ न आ सके। फिर शहर के साहूकारों ने इन बदमाश चोरों को पकड़ने के लिए सर जोड़कर मशवरे करने शुरू किए तो इन्हें ध्यान आया कि इनकी जरूरियात पूरी करने के लिए मीरपुर खास छोटा शहर था। वो चारों हैदराबाद आ गए। इन्हें वो हदायत कृष्ण कुमार ने ही दी थी। इन चारों भेलों ने हैदराबाद देखा तो हैरत से इनके दीदे फैल गए। मजबूत और पुराने घर खाली खाली नजर आते थे। बंगलों में रहने के शौक में लोगों ने घरों को बहुत छोटा और गैर महफूज बना लिया था। हैदराबाद में इनका हिस्सादार मुराद जरीफ था। वो बहुत बुरा वक्त गुजार रहा था। इन चारों से उसे जो रकम मिलती उससे वो अपने सहरान नामी दफ्तर का खर्च पूरा करता, अपने लिए थोड़ी सी रकम बचा लेता और बाकी हिस्सा कृष्ण कुमार को भिजवा देता। वक्त के साथ इन चारों के हौसले भी बढ़ते चले गए। इन्होंने खून की कोई बूंद बहाए बगैर कराची में भी चोरी की कई बड़ी वारदातें की और ऐसी ही एक वारदात में अपने चौथे साथी से हमेशा के लिए महरूम हो गए। इसका असल और पैदाइशी नाम बदलू भेल था। कराची में चोरी की एक वारदात में उसने एक 9 उम्र और खूबसूरत लड़की को अपने ठंडे कमरे में बेपरवाही से सोते देखा और उस पर वहीं फरेफ्ता हो गया। उसने सोती हुई लड़की को नहीं छेड़ा मगर अपने साथियों के लाख समझाने के बावजूद उसका घर भी नहीं छोड़ा। बदलू भेल की आंखों में उस लड़की के हुस्न जमाल ने पर्दे डाल दिए थे। उसका कहना था कि वो रात भरी इसी ठंडे कमरे में खड़ा हुस्न की इस देवी को देखता रहेगा और जब वो भरपूर अंगड़ाई लेकर गहरी नींद से जागेगी तो वो इसके कदमों में सर रखकर इससे बस इतनी इजाजत मांगेगा कि वो हुस्न की देवी से हर वक्त अपने करीब रहने थे और बदलू भेल दूर दूर से इसको देखकर सैराब होता रहे। वो अहमकाना ख्वाहिश थी। तीनों ने जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर लाकर समझाने की कोशिश की लेकिन बदलू भेल की अकल पर पर्दे पड़े हुए थे या फिर उसका बुरा वक्त करीब आ गया था। वो तीनों इसे वहीं छोड़कर चोरी के माल समेत घर से निकले और उजाला फैलने के बाद हैदराबाद जाने वाली बस में बैठ गए। बदलू भेल के लिए इन तीनों के दिल उदास थे। वो तीनों बल्कि चारों अनपढ़ थे। मुराद जरीफ अखबारों में छपने वाली इनके कारनामों की खबरें मजे ले लेकर सुनाता था। कई दिन हो गए मगर इनकी नई वारदात के बारे में कोई खबर नहीं छपी। ये बात सब समझ रहे थे कि बदलू भेल की बेअक्ली की वजह से लड़की के घर वालों को अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि इनके घर में बदलू के साथियों ने चोरी की है। अगर वो मामला पुलिस तक ले जाते तो मुजरिमों की निशानदेही होने के साथ ये बात भी खुल जाती कि बदलू भेल चोरी के लिए इनके घर में घुसा और फिर दिल हार गया। चोरी की खबर कहीं छपी न बदलू भेल की कोई खैर खबर मिली। सबका अंदाजा था कि लड़की के बड़ों ने बदलू भेल को जमीन में पाट दिया होगा या फिर भारी पत्थर से बांधकर गहरे समंदर में गर्क कर दिया होगा। इस जैसे बेवकूफ और जज्बाती आदमी का अंजाम कुछ इसी तरह का हो सकता था। इन तीनों को डर था कि वो एक मर्तबा पुलिस के हाथ लग गए तो इनसे अगली पिछली सारी वारदातों के अहवाल उगलवा लेंगे और इनके बचने की हर राह मसदूद हो जाएगी। बात बढ़ते बढ़ते भेल कबीले के सरबराह तक पहुंचती तो इन तीनों के साथ बदलू भेल का नाम भी सामने आता और वो शरीफ घराना अंगुश्त नुमाई का निशाना बन जाता जिसने अपनी इज्जत की खातिर चोरी का भारी नुकसान खामोशी से सह लिया था और साथ ही बदलू भेल को भी कहीं गायब कर दिया था। इलाके में फायरिंग हुई थी मगर इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शायद इसी बिना पर पुलिस पार्टी ने अपनी गाड़ी छोड़कर इलाके का पैदल गश्त शुरू कर दिया था क्योंकि सन्नाटे में हवा के दोष पर बहुत से अफराद के जोर जोर से बोलने की घटती बढ़ती आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद पुलिस वालों की आमद से हौसला पाकर मोहल्ले वाले भी अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हमें तुम्हारी इस कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने छोटे बड़े वक्फों के दरमियान इसकी पूरी बात सुनकर कहा। अगर तुम्हें पुलिस वालों का इतना ही खौफ है तो फिर कृष्ण कुमार के ठिकाने के बारे में बताओ। राम कसम, मैंने जो बताया है इससे जरा भी ज्यादा जानता हूं तो मैं अंधा और कोड़ी हो जाऊं। यह मानने वाली बात नहीं है कि वो चल्लावा है। मैंने उसकी बात सख्ती से मुस्तरद कर दी। इसका तुमसे वास्ता है, मुराद जरीफ के जरिए तुम इसे अपनी चोरियों का हिस्सा भिजवाते हो। वो 10 बार तुमसे मिलता है तो एक मर्तबा तुम्हें भी कहीं न कहीं बुलाता होगा। मुझे ठिकाने का निशान और पता चाहिए। हमें उसके मीरपुर खास वाले घर का पता है जहां हमने पहली नाकाम चोरी की थी। उसने घिघाते हुए जवाब दिया। जब से हालात पलटे हैं उसने वहां रहना बल्कि उधर आना भी छोड़ दिया है। तुम किन हालात की बात कर रहे हो? कौन से हालात पलटे हैं? मैंने तेज लहजे में पूछा। पहले मुराद जरीफ भी हमारी तरह कंगला था, भूखा रहता था या फिर हमारी चोरियों के माल पर ऐश मस्ती करता था। 10-12 महीने से उसके हालात बदले हैं। सबके पास पैसा आ रहा है,
हमें आखिरी चोरी किए शायद 6 महीने से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। वो हमसे दूसरे मुख्तलिफ काम ले रहा है। पहले वो चोरी के माल में हमारा साझेदार था, अब मुफ्त में हमें रुपया, शराब और हेरोइन देता है। बोलते बोलते अचानक उसकी ज़हनी रूह बहक गई और उसने रोना शुरू कर दिया। जब तक हम चोरियां करते थे हमने कभी खून का एक कतरा तक नहीं बहाया। खाली हथियार बस है सेठों और साहूकारों को डराने के लिए हमारे साथ होते थे। वो रोते रोते कह रहा था, अब चोरियां छोड़ चुके हैं तो आज हम बस 2 ही रह गए। साहू बहल को तुमने मार दिया और बाहर पुलिस घूम रही है। खामोश। सुल्तान शाह ने उसके रुखसार पर बेतकल्लुफी से थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उसके चेहरे के जख्मों से रिसने वाला खून पिपड़ियों की शक्ल में खुश्क हो चुका था। बेवा औरतों की तरह रोने और बैन करने की जरूरत नहीं। इन दोनों से जो कुछ मालूम हो सकता था वो मालूम किया जा चुका था। कृष्ण कुमार हालात से खौफजदा होकर राजस्थान की तरफ फरार नहीं हुआ था। लोगों को दिखाने के लिए ऊंट पर सवार होकर मोना बाव की तरफ रवाना हुआ और भारतीय इलाके में कुछ अंदर तक जाने के बाद किसी और खुफिया रास्ते से पाकिस्तान में लौट आया। मिर्जा रिस्ट में जलाल जैसे जिम्मेदार एहलकार की फराहम की हुई इतला गलत हो सकती थी, न इन दोनों भेलों के जाती तजर्बे को झुटलाया जा सकता था। मेरी ज़हनी रूह एक मरतबा फिर कृष्ण कुमार की तरफ भटक गई और मैंने बारी बारी इन दोनों को घूरते हुए वसीले लहजा में कहा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि कृष्ण कुमार तुमसे कहाँ मिला था। पता नहीं तुम हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते। वो किसी एक जगह नहीं मिलता, कहीं भी पहुंच जाता है या अचानक किसी को कहीं बुलवा लेता है। तुम्हें कोई भी उसके पते ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बता सकेगा। मैं हमेशा की नहीं, आखिरी मुलाकात की बात कर रहा हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम्हें गाड़ी के पीछे कराची आने की हिदायत उसने कहा और कैसे दी थी? ओह, वो तशवीश से एक गहरा सांस लेकर बोला। सब मुराद जरीफ की फिक्र में सहरा के दफ्तर में बैठे थे कि वो अचानक हीरा आबाद आ निकला। उसने हमें सबसे अलग वहीं थड़े पर बिठाकर पूरा काम समझाया था। इसका मतलब है कि वो हीरा आबाद में सहरा के दफ्तर आता रहता है। मैंने ताई तलब लहजे में पूछा। वो कभी कभी वहां आता जरूर है, मगर उसके आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसी वक्त डोर बेल बजी। मैंने बहुत तेजी से सोचा, औरतों का दरवाजे पर जाना मुनासिब नहीं था। सुल्तान शाह के चेहरे पर उन जरबात के निशान बाकी थे जो उसे गोपाल चंद के मकान और फिर हैदराबाद में लगाई गई थी। मैं इन तीनों को वहीं रोक कर तेजी से दरवाजे की तरफ चल दिया। मेरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले दोबारा घंटी बज उठी। यूं मालूम हो रहा था जैसे आने वाला उजलत में हो या इस कदर जाह परस्त हो कि उसे अपने किसी हुक्म की तामील में जरा सी भी ताखीर बर्दाश्त न हो। घर का मुकफ्फिल दरवाजा खोलकर मैंने फाटे की खिड़की खोली तो एक अधेड़ उम्र ASI 4 मुसल्ला और बावर्दी सिपाहियों के साथ मेरे रूबरू मौजूद था। आप सो रहे थे? उसने मेरे सरापा पर नागदाना नजरें डालते हुए हल्के से तन से पूछा। सो रहा होता तो मुझे दरवाजे पर बुलाने के लिए आपको शायद 10 घंटियां बजानी पड़ती। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सर लहजे में कहा, मैं दूसरी घंटी पर हाजिर हो गया हूं। आपके साथ इस घर में और लोग भी रहते होंगे? क्या इनमें से किसी ने फायरिंग की आवाज सुनी है? दरअसल फायरिंग की आवाजें ही हमारी नींद में खलल अंदाज हुई थी। क्या कहीं कोई वारदात हुई है? मैंने अनजान बनकर उसी से सवाल कर डाला। आजकल तो हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। हम 20 मिनट से इस इलाके में झक मार रहे हैं। ASI का लहजा तल्ख हो गया। फायरिंग और चीखों की आवाजें बहुत से लोगों ने सुनी हैं, लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि फायरिंग कहाँ हुई थी। आवाजें करीब की मालूम हो रही थी। इसके खामोश होते ही मैंने लुकमा दिया। पुलिस के आने के बाद हर घर और फ्लैट से कोई ना कोई मर्द बाहर आ चुका है, मगर आप अभी तक अंदर छुपे हुए हैं। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? पुलिस अफसर गुफ्तगू को गैर जरूरी तूल दे रहा था। महल्लेदारों की भीड़ भी धीरे धीरे खिसक कर उसके पीछे जमा हो रही थी ताकि मुज़ाकरात बराह रास्त सुने जा सके। बाहर मुसल्ला गुंडे दंदनाते फिर रहे हो तो घर की 4 दीवारी ही ज्यादा अच्छी लगती है। आपने हमारी मोबाइल का सायरन सुना होगा। पुलिस आती है तो बड़े बड़े मुजरिम और दहशतगर्द दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसने अपने पीछे लगे हुए मजमा की तरफ इशारा करके कहा, यह सब शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी पुलिस पर एतमाद करते हैं, इसलिए हमें देख कर आपने अपने घरों से निकल आए। मैंने आपको देख लिया है, अब मैं भी बाहर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, आपकी गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, फिर धूल में अटी हुई ये कार किसकी है? उसके इशारे पर मैंने चौंक कर पहली बार उस कार को देखा जो हमारे अहाते की दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसकी नंबर प्लेट हैदराबाद की थी और यूं मालूम हो रहा था जैसे वो गाड़ी तवील कच्चे पक्के रास्तों पर धूल उड़ाती वहां तक पहुंची हो। मैं सटपटा गया। रात तक ये गाड़ी यहां नहीं थी, पता नहीं कब खड़ी की गई है। एक सिपाही ने मुस्तद्दी और फर्ज शनासी का मुजाहिरा किया, लपक कर गाड़ी के बोनट पर हाथ रखा और वहीं से ऐलान कर दिया, सर बोनट गर्म है, गाड़ी थोड़ी देर पहले तक चलती रही है। इस मुश्तबा कार के बारे में आपका क्या जवाब है? ASI ने तल्खी से पूछा। पता नहीं ये कार कौन यहाँ छोड़ गया, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ जवाब दिया। वैसे भी मैं अपनी 4 दीवारी से बाहर मौजूद किसी चीज के बारे में जवाबते नहीं हूँ। मैं घर में होता हूँ, बाहर लोग न जाने क्या क्या करते फिरते हैं। ASI की आंखों में अजीब सी चमक ओत कर आई और सुना है कि आप इलाके में नए किराएदार हैं।
पास पड़ोस वालों से आपका कोई मेलजोल नहीं है? मुझे अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस हुआ। मैंने खुद पर काबू रखते हुए कहा, इत्तेफाक से दोनों बातें दुरुस्त हैं। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मुझे ताहिर कहते हैं। मेरा नाम मेरी वर्दी की जेब पर आवेजा है, अजहर खान। इस बार मैंने बेखौफी से कह डाला। ताहिर बात बढ़ाने पर तुला हुआ था। इसे आसानी से टालना किसी भी तरह मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अजहर साहब, मैं आपकी इजाजत से घर का जायजा लेना चाहता हूँ। उसने अचानक ही वो गैर मुतवक्का इरादा जाहिर किया और मेरी इजाजत का इंतजार किए बगैर कदम आगे बढ़ा दिया। मैं उसकी राह में हायल था। मैंने पर्दे के हवाले से एहतजाज करना चाहा तो उसने सख्ती से मुझे एक तरफ धकेल दिया। उसका दाहिना हाथ बेल्ट होल्स्टर में लगे हुए सर्विस ऑटोमेटिक के दस्ते पर जम चुका था।